हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं और इस बुक में हम चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है, आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक के लेक्चर अटेंड किए हुए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पहले आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेक्चर नंबर 4 में थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of point R which divide line joining 2 points P and Q whose position vectors are। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं P के एंड Q के, जो कि 2:1 में डिवाइड करता है। सबसे पहले आपको इंटरनल निकालना है एंड सेकंड वन आपको एक्सटर्नल देखना है। तो देखिए, इंटरनल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ, और प्लस उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 प्लस 1। इसको आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आएगा -2i कैप प्लस i कैप। तो आपके पास सिर्फ i कैप बचेगा, यहाँ से -i कैप, उसके बाद 2j कैप और प्लस 2j कैप, यहाँ से हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ j कैप, फिर 2k कैप और माइनस k कैप है तो प्लस k कैप होगा आपके बाद डिवाइडेड बाय 3। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ रही हैं। सिमिलरली अब हम करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नल में देखिए आप कैसे करेंगे, बस आप प्लस के जगह पे माइनस लिखिए। जैसे आपने यहाँ पे माइनस लिखा तो आपके पास क्या आएगा, सोचिए, -2i एंड -i, तो -3i हो जाएगा, प्लस 2j एंड -2j, तो 0 टाइम्स ऑफ j हो जाएगा, 2k कैप एंड प्लस k कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ k डिवाइडेड बाय 2 - 1 करेंगे तो आपके पास 1 होगा। मींस आपके पास एक्सटर्नल के लिए आ जाएगा -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर आपने बेसिक जो लेक्चर्स मैंने आपको समझाए थे वो सारे अटेंड किए हैं तो आपको किसी भी तरह से इसमें डाउट आ ही नहीं सकता। और अगर बातें सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए बी सी डी के। ठीक है, तो आपको पता है कि नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। तो आगे कहते हैं, ये कंडीशन भी आपको दी हुई है कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। देखिए, इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो मान लेते हैं हम ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, बी को यहाँ पर, तो सी को मुझे अलग डायरेक्शन में एज्यूम करना पड़ेगा। इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब डी पॉइंट हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है ताकि वो एक पैरेललोग्राम हो जाए एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें।
तो सबसे पहले आप ये समझिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही सिंपल इसमें पॉइंट है। जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो कहीं आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि व्हाट इज दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट whose position vector of a point which is midpoint of AC या AC वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक पैरेललोग्राम यहां पर सपोज कंस्ट्रक्ट कर दिया होता कुछ इस टाइप से और ये D होता, तो AC का मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 4। सिमिलरली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच इज मिड पॉइंट ऑफ BD। क्योंकि अगर आप BD का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास यही आएगा B वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। और अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप बात को समझिए, ये सिनेरियो किस केस में होता है, जब ABCD आपके पास क्या हो, एक पैरेललोग्राम। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है। यहां पर हम जेई मेन एंड एडवांस से रिलेटेड मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें काफी डिटेल में थ्योरी और काफी सारे क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखिए, तभी आपको पूरा बेनिफिट होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू में देख लेते हैं कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद आगे के क्वेश्चन अगर वो स्किप करते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में आपको कोई नई टेक्निक बताई जाए, और अगर किसी स्टूडेंट्स ने आगे के कॉन्सेप्ट मिस कर दिए तो फिर वो टेक्निक उस स्टूडेंट से छूट जाएगी। तो प्लीज लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AP एंड CD वेयर ABCD पॉइंट आपके पास दे रखे हैं। तो समझिए बात को, एक पॉइंट A है, एक B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 6 - 7 0 है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 16 - 19 - 4 है। CD की अगर बात करूं मैं तो C का कोऑर्डिनेट आपके पास 0, 3 - 6 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा 2 - 5 एंड 10। आपसे पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन से पॉइंट P जो है ये हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप इसको कैसे करेंगे, मान लो AP को पॉइंट P λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है और CD को पॉइंट P μ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप यहां से सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से CD की हेल्प से निकालिए, एक बार तो AB से, एक बार CD से, और आप इसको फर्दर सोल्व करके पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको सोल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। आप आई होप सभी स्टूडेंट्स इसको कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे और मुझे आंसर में इसका कमेंट में इसका आंसर जरूर मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ द वेक्टर दिस विद एक्स एक्सिस। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस की बजाय मैंने जेड एक्सिस में आपको करवाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई करके देखिए। पहले इसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद आप कोस अल्फा की वैल्यू जो एल यहाँ पर आएगी यूनिट वेक्टर में रखेंगे, और आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको भी आप ट्राई कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लेके आऊं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शो दैट लाइंस ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रोइड्स ऑफ अपोजिट फेसेस आर कॉन्करेंट। आपको क्या करना है, वर्टिसेस, आपको कुछ लाइन ज्वाइन करनी है। कहां से, वर्टिसेस से अपोजिट फेस का सेंट्रोइड से ज्वाइन करना है, वो कॉन्करेंट होना चाहिए। बात को समझिए। फर्स्ट पार्ट के लिए, अगर आपके पास एक टेट्राहेड्रन है, ए बी सी डी, ये टेट्राहेड्रन है, प्रिज्म जैसे शेप हो गई। आप समझिए, देखो अगर इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए वेक्टर कंसीडर किया है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी को मैंने यहां पर सी वेक्टर और डी को बी वेक्टर कंसीडर किया है, तो आपके पास जो ये सरफेस है, आपके पास जो ये सरफेस है, इसको आपको ज्वाइन करना है अपोजिट सेंट्रोइड से वर्टेक्स के साथ। तो यहां पर अपोजिट वर्टेक्स हो गया ए, अगर ये अपोजिट फेस हो गया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स हो गया ए को आपको ज्वाइन करना है इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के साथ। मान लो ये इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है G1, और सेंट्रोइड क्या होगा ये आपको पता ही है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में समझाया हुआ है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 3। ट्रायंगल का सेंट्रोइड आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इस अपोजिट वर्टेक्स को सेंट्रोइड से ज्वाइन कीजिए। तो इस टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड है वो मान लो आपके पास G, ये इसको हमेशा 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, G का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 3। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और आप इसको कैसे क्या लिख सकते हैं आगे, G इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, यहां से जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 4। ये आपके पास आ गया G का कोऑर्डिनेट। तो अब आप लिख सकते हैं बाई सिमेट्री। सिमेट्री से आप क्या बता सकते हैं कि अगर आपने इसकी बजाय एक और सरफेस ले लिया होता, मान लो सरफेस हमने लिया यहां पर ये वाला, समझिए बात को अच्छे से, और इसका जो सेंट्रोइड है वो है आपके पास यहां पर, लेट अस सपोज इट इज G2। तो आप क्या करेंगे, B से जब G2 को ज्वाइन करेंगे, B से G2, तो क्या होगा, सबसे पहले आप G2 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। G2 का कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, A C D है, तो A वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 3, और B का आपके पास है तो ये आ जाएगा 3:1 रेशियो में डिवाइड होगा 3। तो आप G का कोऑर्डिनेट फिर निकाल सकते हैं बाय सिमेट्री। तो G का कोऑर्डिनेट हर तरफ से A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 ही आएगा।
चाहे आप नेक्स्ट वर्टेक्स पे भी देख सकते हैं। जब ये हर बार यहां से सेम आ रहे हैं तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से आप ये कंक्लूजन दे सकते हैं यहां से कि तीनों के तीनों लाइंस, कौन कौन से लाइन, जो वर्टेक्स ए को हमने G1 से ज्वाइन किया और D को G2 से ज्वाइन किया, वो कॉन्करेंट है, ए के पॉइंट पर मिलते हैं क्योंकि इनका कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, या समझ सकते हो इनका पोजीशन वेक्टर सेम आ रहा है। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स तक ठीक से पहुंच गई होंगी। क्लियर? अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आप समझिए बात को। सेकंड पार्ट में है यहां पर show that joints of midpoints of opposite edges of a tetrahedron intersect and bisect each other। देखिए कैसे करोगे सेकंड पार्ट को। सबसे पहले आप एक टेट्राहेड्रन ड्रॉ कीजिए। ए बी सी एंड डी। अपोजिट फेस कौन से, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपोजिट एजेस कौन कौन सी हैं। देखिए यहां पर मैं आपको दो अपोजिट एजेस रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। जो ये ट्रायंगल आपको नीचे दिख रही है, इसकी एक एज को मैं कंसीडर करता हूं, मान लो ये, तो दूसरी जो इसकी अपोजिट एज है वो ये वाली होगी। 3D में आप डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। प्रिज्म शेप में, प्रिज्म शेप में अगर आपके पास एक लाइन कोई ऐसी आ गई, नीचे जो बेस है उसकी एक साइड मैंने एक एज को ऐसे कंसीडर किया हुआ है, तो दूसरी जो उसकी एज होगी वो कैसे होगी, वो कुछ ऐसी होगी, तो इसके अपोजिट एज है। अब देखिए यहां से क्या कहते हैं कि आपको बाइसेक्ट करना है, चलिए बाइसेक्ट होना चाहिए मिड पॉइंट। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर कंसीडर करता हूं, तो पहले मिड पॉइंट निकालता हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो मिड पॉइंट ऑफ एबी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एडी वेक्टर। ओके, सो एडी वेक्टर का क्या हो जाएगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2। सिमिलरली आप मिड पॉइंट निकालिए बीसी का, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन। अब क्या कह रहा है समझिए कि जो मिड पॉइंट्स हैं किसके अपोजिट एजेस को, वो भी इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब आप इन दोनों का फर्दर मिड पॉइंट निकालिए, इन दोनों का, इन दोनों के, सपोज इसका मिड पॉइंट यहां पर है, इसका मिड पॉइंट यहां पर है, आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? सिमिलरली आप अदर टू एजेस पे भी यही काम करेंगे, और एक जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज ये आपके पास M1 वेक्टर आ गया और इसको आप M2 वेक्टर कहेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ M1 M2 वेक्टर, M1 M2, तो वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा A वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2, B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2, और उसके अपॉन में 2, तो यहां से आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 4। तो बात को समझिए, अगर आपके पास ये M1 है, ये M2 है, आपने इसका मिड पॉइंट निकाला और ये आ गया यहां से फाइनल रिजल्ट, तो आप क्या कह सकते हैं यहां से भी, यहां से आप ये कह सकते हैं कि आपने यही प्रोसीजर अगर अदर टू के लिए क्या होता, अभी आपने इन दोनों एजेस का निकाला है। अगर आप इधर एज है तो आप इस तरफ से निकालेंगे इन दोनों का,
और तीसरे का निकालेंगे, फिर चौथे का निकालेंगे। अगर आपने इन सब का निकाला तो बाई सिमेट्री आप देख सकते हैं सभी का सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, सी भी है, डी वेक्टर भी है। तो सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि वो हर जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब सेम आएगा तो आप कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट करने का मतलब होगा क्योंकि आपने मिड पॉइंट से निकाला है उसको। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स तक प्रॉपरली पहुंच रही हैं। अगर बातें प्रॉपरली पहुंच रही हैं, आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, कितने डेडिकेशन से आपने लेक्चर को अटेंड किया है। आप खुद के नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पर आपको मिल रही है, ऐसा आपको अदर चैनल्स के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सिंगेज बुक के जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। सो प्लीज अपना शेड्यूल बनाइए, कंटिन्यू लेक्चर्स देखिए, खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जो क्लास में जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेते हैं फर्स्ट फेज में, तो समझिए कि आप बाकी स्टूडेंट से काफ़ी आगे हैं। तो प्लीज़ आप लेक्चर्स को शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर है द मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल and midpoints of the diagonals of the vertices of a parallelogram. Prove this using vectors. क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए। The midpoints of two opposite sides of a quadrilateral and the midpoints of diagonals. Okay, midpoints of diagonals यहां तक ठीक है। वो एक हमें प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, करते हैं शुरू। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहां से, कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी डायग्राम, हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन को आगे करना शुरू करिए। पहले समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड ये इन दोनों के मिड पॉइंट मान लिए मैंने, एक पॉइंट यहाँ पर P और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर Q कंसीडर कर लिया, इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2, एंड Q का लिख सकते हैं आप मिड पॉइंट A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2, एंड उसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट। देखिए एक डायगोनल यहां पर ये हो गया, एक डायगोनल यहां पर ये हो गया। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इन डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट यहां पर ये है, ठीक है, और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो यहां पे मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं E एंड इसको F। तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके पास जो डायग्राम बन रहे हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है, जो ये ब्लैक बाउंड्री से जो डायग्राम बाउंड हो रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए डायग्राम में आई हो सभी को पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है, बट इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसको लिखेंगे। देखिए ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2, एंड एफ के लिए हो जाएगा यहाँ से, एफ है वो मिड पॉइंट है, इस एफ मिड पॉइंट है किसका, इसी डायगोनल का, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। अब अगर मुझे इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले क्यू एफ वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। क्यू एफ वेक्टर, क्यू एफ वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। एफ का आपके पास कितना है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2 माइनस क्यू का, क्यू है कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। जैसे आप इसके एलसीएम लेंगे, तो आप देखिए यहां से ए से ए कैंसिल होगा, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। अब आप यहां से इसकी अपोजिट जो साइड आपको दिख रही है,
आपने क्यू एफ लिया था, सेम डायरेक्शन में आप ई पी वेक्टर ले लेंगे, ई पी वेक्टर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ओके, सभी स्टूडेंट्स पूरा ध्यान रखें यहां पे। तो P कितना था आपके पास? C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2, और P का, ये P का मैंने लिखा, E का लिखता हूं मैं, E का है आपके पास B वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2। यहां से 2 एलसीएम, D वेक्टर यहां से कैंसिल हो रहा है, सो अगेन यहां से C वेक्टर माइनस D वेक्टर आपके पास आ रहा है। और जब ये दोनों सेम आ चुके हैं, इसका मतलब आप यहां से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि QF वेक्टर इज इक्वल टू EP वेक्टर। और दो वेक्टर अगर इस तरह से इक्वल होते हैं तो या तो वो दोनों क्या होते हैं, आइदर दे आर पैरेलल और कोलिनियर। सो यहां पर कोई पॉइंट कॉमन तो है ही, बट नो पॉइंट कॉमन। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है। क्योंकि यहां पे देखो QF है, यहां पे EP है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जैसे Q यहां पे, तो Q इसमें नहीं है। मेरी बातें शायद समझ में आ गई होंगी। अगर कॉमन नहीं है तो आप डेफिनेटली क्या बताएंगे कि जो वेक्टर्स कैसे हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल है तो आप कह सकते हो कि जो रिजल्ट है ना किसका, E Q F एंड P इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें यहां से प्रूव करना था। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ गई हैं यहां तक। प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि आपको लास्ट तक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को जरूर मिलेंगे जो आपको अदर चैनल्स पे नहीं मिलेंगे। सो प्लीज इसको बार बार देखिए और कंप्लीट भी साथ देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां से चेक वेदर 3 वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज थर्ड वेक्टर, फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझा चुका हूं। ट्रायंगल बनने के लिए क्या जरूरी है कि अगर ये 3 वेक्टर्स हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, तो आप समझिए पहले इसको A वेक्टर, इसको B वेक्टर कंसीडर करो, इसको C वेक्टर कंसीडर करो। तीनों वेक्टर्स का सम कीजिए आप। अगर तीनों वेक्टर का सम 0 वेक्टर आ जाता है तो ट्रायंगल है, और 0 वेक्टर नहीं आता है तो ट्रायंगल नहीं है। सिंपल बात है। देखिए तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो 2i और 3i, 5i हो गया यहां से 2i, आप ऐसे देखिए माइनस 3i प्लस 3i कैंसिल, तो यहां पर तो 2i आएगा ही। बस आप इतने समझ जाओ, 0 वेक्टर तो नहीं आएगा भैया, क्योंकि i का बच गया यहां से। फिर भी लिख देते हैं 2j 3j 5j, और यहां पर है नहीं तो ये कितना आ जाएगा 5j। k का देखते हैं 3k 2k 5k 5 और 4 9k आ गया। मतलब आप यहां से समझ रहे हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू 0 वेक्टर नहीं आई तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, नॉट फॉर्म ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं बनेगी आपके पास। क्लियर? आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। आपको यही चेक करना था बस यहां पे ट्रायंगल बन रहे हैं या नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ दीज टू। तो पहले इन दोनों वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कीजिए। रिजल्टेंट मतलब हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सो r वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। आगे पूछे फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो काफी सिंपल है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि प्लीज पहले जाके वो लेक्चर्स अटेंड किए, तभी आप इस अमेजिंग कंटेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको तभी ये जो इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो जेईई मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, वो आपको तभी समझ में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो करवाए आपको जा रहे हैं, ये कभी न कभी किसी न किसी कंपटीशन टेस्ट में आए हुए हैं।
चाहे वो जेई मेन में हो, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे कुछ क्वेश्चन हमने अभी तक ऐसे भी किए हो जो जेई एडवांस लेवल के भी हैं। सो प्लीज आप पहले बेसिक जरूर सीखिए, उसी के बाद आपको बेनिफिट होगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे आप देखिए, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, इसका अगर आप मोड करते हो तो 4 + 4 8 और 1 9, 9 का रूट 3 आएगा, तो 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो उन स्टूडेंट्स को भी आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते। आपको जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, उसका बेनिफिट आप खुद भी लीजिए एंड दूसरों तक भी वो बेनिफिट पहुंचाइए। उसके लिए आपको इस चैनल को शेयर जरूर करना पड़ेगा और आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।